रिपोर्ट्स बिल्कुल साफ है मिसेस रणवीर मेहरा। आप 2 महीने की गर्भवती है। सोनोग्राफी में यह साफ तौर पर दिख रहा है। राधिका ने बस सिर हिला दिया और बाहर चली आई और मन ही मन बोलने लगी, नहीं नहीं, यह मुमकिन नहीं है। हमारी तो अभी अभी शादी हुई है। बस 4 हफ्ते पहले। उसका दिमाग घूम गया था। शादी को तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और वो 2 महीने की गर्भवती थी। अस्पताल के कमरे की ठंडी सफेद दीवार से पीठ टिकाए 21 साल की राधिका बेहद परेशान और थकी हुई लग रही थी। वो नाजुक और खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी और डर साफ झलक रहा था। वह कुर्सी में चुपचाप बैठी थी। उसकी उंगलियों में एक कुचला हुआ कागज सोनोग्राफी की रिपोर्ट थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। पलकों से अब भी नमी टपक रही थी। राधिका ने कांपते हाथों से अपना बैग खोला और मोबाइल निकाला। उसकी उंगलियां थरथरा रही थी। जैसे ही उसने नंबर डायल किया, यह वही नंबर था जो उसके पति ने उसे दिया था, यह बोलकर कि जब बहुत ज्यादा जरूरी बात हो तभी कॉल करना। आज से ज्यादा जरूरी बात पहले कभी हुई नहीं थी, इसलिए वो पहली बार अपने पति मेजर रणवीर मेहरा को फोन लगा रही थी। हेलो ऑपरेटर जी, मुझे अपने पति मेजर रणवीर मेहरा से बहुत जरूरी बात करनी है, कृपया उनको बुला दीजिए। राधिका की आवाज कांप रही थी। वो थोड़ी घबराई हुई भी थी। वो हॉस्पिटल के एक सुनसान कोने में खड़ी थी। उसने मोबाइल इतना कस के पकड़ा हुआ था मानो उसी से उसकी सारी उम्मीद बंधी हो। उसके चेहरे पर डर, थकान और एक मां बनने की चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मेजर मेहरा अभी व्यस्त है, आपकी बात नहीं हो सकती। वो कुछ और कह पाती, उससे पहले ही लाइन कट गई। राधिका की सांस अटक गई। दरअसल इसी समय रणवीर डिफेंस रिसर्च सेंटर में जोरदार बारिश के बीच एक महत्वपूर्ण मिशन पर काम कर रहा था। मिलिट्री अलार्म की तीखी आवाज, बिजली के उपकरणों की तेज गुनगुनाहट के बीच कमांड सेंटर में अफरा तफरी और बेचैनी का माहौल था। रणवीर गंभीर और दृढ़ता के साथ अपने सहकर्मियों को निर्देश दे रहा था। पोखरण की यह धरती, जहां रेत में भी बारूद की गूंज है। अग्निपथ सिर्फ एक परियोजना नहीं, यह भारत का भविष्य है। हम सबको पूरी तरह सतर्क रहकर अपने काम को अंजाम देना है। ये एक परमाणु परीक्षण की घड़ी है, जहां जरा सी चूक तबाही ला सकती है। रणवीर एक तेज दिमाग वाला रक्षा वैज्ञानिक था। इस ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा। उसकी निगाहें हर मॉनिटर पर टिकी थी। हर संकेत को वह बारीकी से पढ़ रहा था। कमरा रेडियो साइलेंस में डूबा था, दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ। लेकिन रणवीर के अंदर एक तूफान मचल रहा था। और तभी अचानक एक तेज बीप के साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर चेतावनी मिली। रणवीर तुरंत सारी रीडिंग्स पढ़कर बोला, लीकेज रेडिएशन का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। हमें तुरंत प्रतिक्रिया देनी होगी, वरना रेडिएशन के कारण सब तबाह हो जाएगा। इधर हॉस्पिटल में राधिका बेचैन थी। फोन करने पर भी उसको उसके पति से बात नहीं करवाई गई। इसी कश्मकश में राधिका ने दोबारा फोन मिलाया। हेलो, मैं मेजर रणवीर की पत्नी राधिका बोल रही हूं। मुझे उनसे। राधिका अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि वहां से आवाज आई, मैडम, कितनी बार आपको एक ही बात समझाए, हम आपका कॉल कनेक्ट नहीं कर सकते। यह सुनकर राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए फोन पर गिड़गिड़ाने लगी। उसके हर शब्द गले से नहीं, उसके टूटते हुए भरोसे से निकल रहे थे। उसकी आंखें भर आई। वो दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे फर्श पर बैठ गई। उस एक फोन कॉल ने उसे पूरी तरह से अकेला साबित कर दिया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी। वो मन ही मन बोली, क्या वो इतने व्यस्त है कि अपनी पत्नी की जरूरी बात भी नहीं सुन सकते। उधर कमांड सेंटर में स्क्रीन पर लाल चेतावनियां चमक रही थीं। हर तरफ बेचैनी थी, लेकिन रणवीर का चेहरा उस वक्त भी पत्थर सा शांत था, जैसे आंधी के बीच कोई दीपक बिना डगमगाए जल रहा हो। रणवीर सबकी ओर देखता हुआ बोला, शांत रहो, पैनिक मत करो, डेटा दिखाओ, हमें सटीक लोकेशन और कारण चाहिए, मैं इसे संभाल लूंगा। रणवीर के हाथ सधे हुए थे। हर सेकंड में वो उस आपदा को मात देने की कोशिश कर रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं। रणवीर के दिमाग में बस एक ही मकसद था, इस अचानक आए खतरे को रोकना। यह देश की सुरक्षा का सवाल था, उसके परिवार के भविष्य का सवाल था। उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था, लेकिन उसकी निगाहें स्क्रीन से हटी नहीं थी। वो वही सिस्टम था जिसे समझने और बनाने में रणवीर ने कई रातें जागकर बिताई थी, और आज उसका सब कुछ दांव पर था। और फिर अचानक
एक राहत भरी आवाज आई। अलार्म बंद हो गया। स्क्रीन पर चेतावनी का रंग लाल से हरा हो गया था। मेजर रणवीर, आपने कर दिखाया। लीकेज रुक गया। स्तर अब सामान्य है। और फिर तालियां गूंज उठीं। सभी रणवीर की तारीफ करने लगे। रणवीर सबको देखते हुए बोला, गुड वर्क टीम। अब अंतिम चरण में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ बिल्कुल सही हो। उस दिन रणवीर ने सिर्फ एक खतरे को नहीं रोका था, उसने इतिहास की दिशा बदल दी थी। लेकिन इस अंतिम चरण को पूरा करते करते कब दिन महीनों में बदले और महीने सालों में, रणवीर को पता ही नहीं चला। और फिर वो दिन आ गया जिसका रणवीर को सालों से इंतजार था। 5 साल तक अपने गुप्त रक्षा प्रोजेक्ट में पूरी तरह खोया रणवीर आखिरकार घर लौटने की खुशी को छुपा नहीं पा रहा था। रह रहकर उसे अपने सारे रिश्ते याद आ रहे थे। तभी रणवीर के एक सहकर्मी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे मेजर साहब, आज तो आपकी मुस्कान कुछ ज्यादा ही चौड़ी है। क्या बात है? बीवी से मिलने की इतनी जल्दी है कि खुद ही में मुस्कुरा रहे हो। रणवीर ने गहरी सांस ली। जल्दी तो है यार, 5 साल हो गए। बस यही सोच रहा हूं कि क्या राधिका भी मुझे मिस कर रही होगी। और प्रोफेसर जोशी, मैंने उनसे वादा किया था कि राधिका का पूरा ख्याल रखूंगा। पता नहीं उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा हूं। रणवीर के चेहरे पर मुस्कान के साथ एक हल्की उदासी भी छा गई। उसे याद आए प्रोफेसर जोशी, उसके गुरु और ससुर, जिनकी बदौलत वह आज इस मुकाम पर था। उनके कहने पर ही रणवीर ने बिना देखे उनकी इकलौती बेटी राधिका से शादी के लिए हां कर दी थी। पहले कोर्ट मैरिज की, फिर गांव जाकर अपने रीति रिवाजों से शादी की। लेकिन शादी के सिर्फ 4 दिन बाद ही उसे राधिका को छोड़ नौकरी पर लौटना पड़ा। हालांकि उसने पहले ही राधिका को अपने काम की सच्चाई बता दी थी, लेकिन राधिका नहीं जानती थी कि वो पूरे 5 सालों तक अपने पति से बात तक नहीं कर पाएगी। रणवीर अपने मिशन में इतना डूबा रहा कि उसे फासले महसूस ही नहीं हुए। उसे बस यही लगता रहा कि मिलिट्री क्वार्टर्स में उसकी पत्नी हर सुविधा के साथ खुश होगी। उसे कहां पता था कि जिस दिन वो अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था, उसी दिन उसकी पत्नी को उसके ही घर से बेघर कर दिया गया था। हॉस्पिटल से अपनी रिपोर्ट्स लेकर भारी बारिश में जब राधिका अपने घर पहुंची थी, तो उसकी सास ने दरवाजा खोला और राधिका के हाथ में प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स देखते ही उसे फटकार लगा दी। आ गई महारानी गुलछर्रे उड़ाकर, सुन लड़की, ये जो पाप अपने पेट में लेकर घूम रही है, मेरा बेटा इसे कभी अपना नाम नहीं देगा, समझी? अपनी सास के इन शब्दों से राधिका सन्न रह गई। आंसू भरी आंखों से वो बोली, माँ जी, ये बच्चा कोई पाप नहीं है। इससे पहले कि सास कुछ और कहती, उसका देवर दरवाजे पर सामान लेकर आ गया। लो माँ, इसका सामान, इसके मुंह पर मारो और निकालो इसे। पता नहीं रणवीर भैया ने क्या देख लिया इसमें। सास सविता ने जहर उगला। इस बाप बेटी ने मिलकर मेरे बेटे पर काला जादू किया। बेचारे को कहां पता था कि यह शादी से पहले ही पेट से थी। मुझ पर इनका जादू नहीं चलेगा, निकल जाए यहां से। राधिका गिड़गिड़ाते हुए उनके पैरों में गिर पड़ी। रहम करो माँ जी, मैं इतनी रात को कहां जाऊं, मुझे यहीं रहने दो। लेकिन सविता ने उसका सामान उसके मुंह पर दे मारा। राधिका उनके पैरों से लिपटी रही, पर तभी उसके छोटे देवर विक्की ने उसके बालों से घसीटते हुए उसे बाहर धक्का दे दिया। समझ में नहीं आता तुझे, निकल यहां से। अगर अब भी नहीं गई तो तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। यह कहकर विक्की ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। राधिका सड़क पर रोती रही, पर किसी ने एक न सुनी। आंसू पोंछते हुए वो अपने दिवंगत पिता प्रोफेसर जोशी के पुराने चौल वाले घर में चली गई। 2 महीने की गर्भवती राधिका ने अकेले ही हर दर्द, हर ताना सहा। फिर उसने कुछ महीनों बाद बेटे आर्यवीर को जन्म दिया और उसी के लिए जीने लगी। गुजारे के लिए उसने पास के बुटीक में काम करना शुरू किया और देखते ही देखते 5 साल बीत गए। उधर इन सब बातों से अनजान रणवीर अपनी पत्नी से मिलने को बेताब था। राधिका मुंबई की एक पुरानी चौल के एक छोटे से कमरे में अपने 5 साल के बेटे आर्यवीर के साथ रहती थी। एक रविवार की दोपहर आर्यवीर गली में अकेला खड़ा था। बाकी बच्चे अपने पापा की बातें करते हुए खिलौनों से खेल रहे थे। तभी एक बच्चा अपना खिलौना दिखाते हुए बोला, ये हवाई जहाज मेरे पापा मेले से लाए थे। फिर दूसरे ने गर्व से कहा, और मेरे पापा तो मुझे रोज मिठाई ला कर देते हैं। तभी एक लड़के ने आर्यवीर से पूछा, तेरे पापा तेरे लिए क्या लाते हैं आर्यवीर? आर्यवीर कुछ कह पाता, उससे पहले ही एक और बच्चा बीच में बोल पड़ा, इसके पापा कहां से लाएंगे कुछ, इसके तो पापा ही नहीं है।
गली के सारे बच्चे जोर जोर से हंसते हुए आर्यवीर का मजाक उड़ाने लगे। उनकी हंसी की वो गूंज धीरे धीरे आर्यवीर के सीने को चीरती चली गई। उसके नन्हे मन में 100 सवालों ने जन्म ले लिया था। वो सभी सवाल आंखों में आंसू बनकर बहने लगे। कुछ कहे बिना वो दौड़ पड़ा और सीधा अपनी मां राधिका की गोद में जा गिरा। आर्यवीर ने रोते हुए अपनी मां से बस इतना ही पूछा, मां सबके पापा तो उनके साथ रहते हैं, फिर मेरे पापा घर क्यों नहीं आते? आप सच सच बताओ कि मेरे पापा हैं भी या नहीं। राधिका ने अपने आंसू छुपाते हुए उसे कसकर गले लगाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। दुनिया कुछ भी कहे बेटा, तुम किसी की बातों को दिल से मत लगाना, बस अब और नहीं रोना। सच यही है कि मैं तेरी मां भी हूं और पापा भी। आर्यवीर ने अपनी मां को कसकर गले लगा लिया, जैसे उसकी पूरी दुनिया वहीं हो। कुछ देर बाद राधिका की बचपन की दोस्त दिव्या आई, जो आर्मी हेडक्वार्टर में ग्राउंड स्टाफ थी। दिव्या को देखते ही आर्यवीर दौड़कर उसके पास गया। दिव्या मासी। दिव्या ने उसे गोद में उठा लिया और सिद्धि विनायक से लाया मोदक का डिब्बा उसे देते हुए बोली, आर्यवीर, यह आपके लिए है। गणपति बप्पा के मोदक को खाकर आप जो भी मन से इच्छा करोगे वो पूरी हो जाएगी। आर्यवीर मोदक लेकर बाहर चला गया और फिर दिव्या राधिका के पास आकर उसे गले लगाते हुए बोली, राधिका, तेरे लिए एक खुशखबरी है। तेरा सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मुझे आज ही हेडक्वार्टर में पता चला कि रणवीर वापस मुंबई आ रहा है। एक पल के लिए राधिका भी खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी छूमंतर हो गई और वो दिव्या से गंभीर होकर बोली, थैंक यू दिव्या, ये खबर मुझ तक पहुंचाने के लिए। मैं अब तुरंत रणवीर से मिलकर आर्यवीर का जन्म प्रमाण पत्र साइन करवा लूंगी और फिर उसे इस जबरदस्ती के रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद कर दूंगी। उसे तलाक दे दूंगी। ये सुनकर दिव्या हैरान रह गई और तुरंत बोली, तू पागल हो गई है क्या? अपने लिए नहीं तो आर्यवीर के लिए सोच। तुझे भले ही पति की जरूरत ना हो, लेकिन आर्यवीर, वो तो बच्चा है, उसे तो अपने पिता की कमी बहुत खलती होगी। देख तो, सबके तानों ने उसे उम्र से पहले ही बड़ा बना दिया। तुझे नहीं लगता कि आर्यवीर जब भी किसी दूसरे बच्चे को उनके पापा के साथ देखता है तो वो उदास हो जाता है और उसकी आंखें भर आती है? यह सुनकर राधिका गुमसुम हो गई। तभी दिव्या उसका हाथ पकड़कर बोली, तू बहुत समझदार है राधिका, लेकिन प्लीज मुझे कुछ समझती है तो मेरी बातों पर ध्यान देना। इतना कहकर दिव्या वहां से चली गई। बाहर दरवाजे पर चुपचाप मोदक खा रहे आर्यवीर को देखकर पड़ोस का एक बच्चा मोंटी बोला, अकेले अकेले क्या खा रहे हो आर्यवीर? मुझे भी दो। आर्यवीर ने चुपचाप डिब्बे में से एक मोदक मोंटी को दे दिया। मोंटी के मन में और ज्यादा लालच जागा और वो आर्यवीर को छेड़ते हुए बोला, अरे मोदक खाकर तुम क्या करोगे? वैसे भी बप्पा तुम्हारी नहीं सुनते, तभी तो आज तक तुम्हारे पापा तुमसे मिलने नहीं आए। लाओ, पूरा डिब्बा मुझे दे दो। मोंटी की बातों का बुरा तो लगा आर्यवीर को, मगर उसमें राधिका के दिए संस्कार थे, इसलिए लड़ाई करने की बजाय उसने मोंटी को समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है मोंटी, बप्पा बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए उन्हें टाइम लगता है। लेट से ही सही, मगर वो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं और एक दिन मेरी भी करेंगे। मेरे पापा मुझसे मिलने एक दिन जरूर आएंगे। इतना कहकर आर्यवीर सीधे अपने घर चला गया। उधर सभी बातों से अनजान रणवीर अपने 10 घंटे के मुंबई लौटने के सफर के दौरान बस यही सोच रहा था, क्या राधिका भी मुझे मिस करती होगी? अपने ख्यालों में खोया रणवीर कभी बहुत खुश हो जाता तो कभी बहुत उदास। इसी कशमकश में 10 घंटे बीत गए और वो लगभग रात के 2 बजे मुंबई पहुंचा, सीधे अपने सरकारी क्वार्टर में। अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखने के बाद वो खुद से बोला, इतनी रात हो गई है, राधिका तो सो गई होगी, क्या उसे इस समय डिस्टर्ब करना सही होगा? थोड़ी देर इसी उधेड़बुन में रणवीर दरवाजे पर खड़ा रहा। फिर उसने हिम्मत करके डोरबेल बजाई। कौन है? किसकी शामत आई है जो इतनी रात को घंटी बजाकर हमारी नींद खराब कर रहा है? एक लड़के की आवाज सुनकर रणवीर चौंक गया और एक अनचाहे डर ने उसे घेर लिया। क्या रणवीर की वापसी लाने वाली है एक बड़ा तूफान? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और मैं वापस आऊंगा। इस सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।